हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग को पता है कि पर्यावरण का काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अब आता है और पर्यावरण और पारिस्थितिकी से इन दिनों जो है कुछ सालों से क्वेश्चंस ज़्यादा अराइज होने लगे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करना, रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने पर्यावरण का टॉपिक उठाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये घटना चक्र आप सभी लोग को पता है, तो घटना चक्र में जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरी बुक होती है और इसमें पहले नोट्स हम कवर करेंगे, उसके बाद उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैं भी जो है उसको मैं इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी कि वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण है क्या, हम देखते हैं। देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण। परि मतलब होता है हमारे चारों तरफ और आवरण मतलब होता है कोई घेरा। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो घेरा है उसको हम कहते हैं पर्यावरण। और वो घेरा किस चीज का है, अब आप जहाँ बैठे हैं उसके चारों तरफ देखिए कि क्या चीजें हैं। बाहर खड़े होंगे तो फील्ड्स होंगी, है ना, खेत होगा। अगर आप पहाड़ी एरिया में होंगे तो पहाड़ होगा, नदी होगा, झरना होगा। या आप रूम के अंदर बैठे हैं तो जो है कंक्रीट होगा, है ना, चारों तरफ आपकी कंक्रीट है। ह्यूमन बीइंग है अगल बगल, हो सकता है कुछ एनिमल्स भी हों जो पेट हों आपके। तो ये सारी चीजें मिलके एक पर्यावरण क्रिएट करता है। ठीक है ना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो देखिए इन्वायरमेंट है क्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है, चारों ओर है, उसको सामूहिक रूप से हम पर्यावरण कह देते हैं। देखिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि कंक्रीट की दीवार होगी, कुछ जीव जंतु होंगे, मिट्टी है, मृदा है, ये सारी चीजें पर्यावरण है। तो कुछ चीजें इसमें जैविक थी और कुछ अजैविक थी। ठीक है, और दोनों ही मिला के पर्यावरण बनाती थी। तो पर्यावरण जो है कि दो घटक होते हैं, एक तो होता है जैविक यानी कि बायोटिक और एक होता है अजैविक यानी कि अबायोटिक। ठीक है, जिसमें जीव होता है, जिसमें जान होती है, जैविक है, और जिसमें जान नहीं होती, जो मृत होते हैं, उसको अजैविक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो जैविक और अजैविक के आपस में अंतर क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, पर्यावरण में ये अंतर क्रिया करते हैं दोनों, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो। ठीक है, और यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, एक सिस्टम बन जाता है। जैविक का अजैविक से जो है अंतर क्रिया, अजैविक का जैविक से अंतर क्रिया, टोटल अगर हम देखें तो ये सिस्टम के रूप में जो है चलती रहती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1968। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1968 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक, भौतिक मतलब होता है फिजिकल जो चीजें हों, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, समुद्र हो गया, है ना, कंक्रीट हो गया, आपका भूमि हो गया, ये सारी चीजें जैविक भौतिक हैं। ठीक है, जैविक मतलब जो लिविंग हो, पेड़ पौधे हो गए, पेट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ये सारी चीजें जैविक हैं। तो जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1968 है उसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ जो अंतर क्रिया होगी वो सब मिलके पर्यावरण बनाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखिए पर्यावरण के बारे में हमने देखा इतना, तो पहले देखते पर्यावरण को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। देखिए पर्यावरण, बीच में पर्यावरण है, ठीक है, ये पर्यावरण है आपका। और पर्यावरण मैंने कहा भौतिक और जैविक सब चीजों से मिलके बना होता है। तो जैविक चीजें क्या होगी, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, बायोस्फीयर है। अब जो है भौतिक हो गया, अजैविक में क्या क्या होगा, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हो गया आपका, उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। देखिए जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में दो लेयर हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर के बीच में स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, मेसोस्फियर, और इसके बाद जो है थर्मोस्फियर के बीच में मेसोपॉज। ऐसे ही जो है ये लेयर होती हैं। थर्मोस्फियर, उसके बाद फिर आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। फिर है लिथोस्फियर। लिथो में मतलब लिथो मीन्स होता है मिट्टी। लिथोस्फियर में पर्वत आ गया, मैदान आ गया, मरुस्थल आ गया। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, ये लिथोस्फियर में हो गया। जल मंडल की बात करें तो इसमें जो है हाइड्रोस्फियर में हिमनद, झील, नदी और सागर। तो ये सारी चीजें मिलके जो है हमारे पर्यावरण को बनाती है। देखिए पर्यावरण सब में थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, सब में ओवरलैप कर रहा है।
तो ये हो गया हमारा। अब देखिए पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। अविभाज्य समष्टि है, इसको हम अलग नहीं रख सकते। किसको हम हाइड्रोस्फीयर से अलग कर ले या फिर इसको हम लिथोस्फीयर से अलग कर लें, ये हम अलग नहीं कर सकते। ये अविभाज्य समष्टि है, ठीक है। और इनकी जो रचना होती है वो जैविक घटकों से मिलकर बनी होती है। अजैविक देख लीजिए, पर्यावरण है, जैविक घटक भी हैं, अजैविक घटक भी, तीनों अजैविक हैं और जैविक भी हैं। तो सबसे मिलके जो है पर्यावरण की रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक होते हैं, ठीक है, 3 संघटक होते हैं। अच्छा देखिए देखिए अजैविक घटक पहले हम एक बार देख लेते हैं अजैविक घटक क्या होता है। देखिए अजैविक घटक में ऊर्जा आ जाएगा, विकिरण आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, ऊष्मा आ जाएगा, प्रवाह आ जाएगा, ठीक है ना, जलवायु और आपका जितनी गैसेस हैं, है ना, पवन है, गुरुत्वाकर्षण है, स्थलाकृति है, मिट्टी है, ये सारी अजैविक में आ जाएंगे, ठीक है। जैविक में क्या आएंगे? जैविक में हरे पौधे, जैव अपघटक, परजीवी, सहजीवी, जानवर, मानव, ये सारे जो है जैविक घटक में आ जाएंगे। अब परजीवी सहजीवी क्या होता है ये सब हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो भौतिक घटक और जैविक घटक में भी इन्होंने स्थल वायु जल बता दिया है। जैविक घटक में पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव बता दिया, और ऊर्जा में जो है ऊर्जा संघटक में सौर ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इन्होंने ऊर्जा संघटक में बताया है। ऊर्जा संघटक को हम अजैविक घटक में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ऊर्जा संघटक को हम बाहर निकाल के अगर एक अलग संघटक बना लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिए अब ऐसे क्या होता है कि पर्यावरण कई संघटकों से मिलके बना होता है। जैसे हमने देख लिया जैविक घटक, भौतिक घटक और ऊर्जा संघटक, तो कई सारे संघटकों से मिलके बना होता है। ये सभी जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण है, ठीक है, जो जीव के चारों ओर से प्रभावित रहता है, ठीक है। जीव के चारों ओर से जीव को चारों ओर से प्रभावित करता है, ठीक है। उसके जैविक घटक कैसे हैं? जीव को प्रभावित करेगा। अजैविक घटक कैसे हैं? जीव को प्रभावित। भौतिक घटक कैसे हैं? जीव को प्रभावित करेगा, ठीक है। कोई जो है हिली एरिया में रह रहा है, उसके भौतिक घटक अलग हैं। कोई जो है प्लेन एरिया में रह रहा है, उसके भौतिक घटक अलग हैं, ठीक है। कोई अगर रेगिस्तान में रह रहा है तो उसके भौतिक घटक अलग हैं। तो जीव जो है प्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। पर्यावरण के कुछ कारक हैं जो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, और कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ कारक अभी हम देखेंगे संसाधन, जिससे जो हमें जरूरत, हमारे लिए जो सोर्स हो, जिससे हम कोई चीज प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो कुछ तो संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, और कुछ कैसे कार्य करते हैं? कुछ नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर होते हैं वो। पर्यावरण को बृहद या लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण दिया हुआ है। अब पर्यावरण में क्या है? कारक के रूप में देखिए कौन सा है? संसाधन के रूप में, एक तो होता है संसाधन के रूप में, और दूसरा होता है नियंत्रक के रूप में, ठीक है। स्तर देखते हैं तो लघु स्तर पे भी हम पर्यावरण को समझ सकते हैं, और बृहद स्तर पे भी। लघु स्तर पे कैसे? जीवाणु का पर्यावरण, ठीक है ना, जो आपके माइक्रोब्स है छोटे छोटे, उनका पर्यावरण, उनका अलग पर्यावरण होता है। अब जैसे एक पानी का ग्लास ले लीजिए, उसमें भी एक पर्यावरण है। पानी का ग्लास तो बहुत बड़ी चीज है, एक पानी का ड्रॉप ले लीजिए, उसमें भी एक पर्यावरण, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक पर्यावरण है, ठीक है। तो उस ड्रॉप में भी बहुत सारे जो है एक पर्यावरण क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है। तो लघु स्तर पे भी हम समझ सकते हैं, और बृहद स्तर पे सब वृक्ष का पर्यावरण ले लीजिए, एक बड़ा वृक्ष का पर्यावरण, उसमें चिड़िया होगी, वृक्ष होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे जो है आपके जीव जंतु होंगे उस पे, ठीक है ना। तो वृक्ष का पर्यावरण है। अब देखिए विभिन्नताएं, पर्यावरण, विभिन्नताएं और कारण, ठीक है। क्या है? जलवायु में परिवर्तन विभिन्नता का कारण हो सकता है, मृदा में परिवर्तन भी विभिन्नता का कारण हो सकता है, और साथ ही में अगर स्थलाकृति में अंतर है, जैसे मैंने बताया पहाड़ और यहाँ हमारा है ना, ये भी जो है विभिन्नताएं क्रिएट कर सकता है। अब संघटक, ठीक है, संघटक मैंने बताया जो है मेनली 2, और अगर हम डिवाइड करें तो 3 तरीके के होते हैं। कौन से? भौतिक, जैविक और ऊर्जा, ठीक है। भौतिक, जैविक और ऊर्जा। भौतिक कौन कौन से होते हैं? भौतिक में स्थल हो गया, वायु हो गया और जल हो गया। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव। ऊर्जा में आपके 2 हो गए, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम प्रश्न करने से पहले कुछ और चीजें समझेंगे। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर 2 अलग अलग समय पर जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या के बीच परस्पर विभिन्नता है। यह जो है नकारात्मक, अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, ठीक है, अभी जनसंख्या भी आएगी क्वेश्चन में, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि 2 अलग अलग समय पर, ठीक है, वृद्धि कैसे होगी?
दो अलग अलग समय पर जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच प्रतिशत की भिन्नता, मतलब अभी जनसंख्या कितनी है, अभी का समय और 10 साल बाद का समय। अभी जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए किसी जगह की जनसंख्या 10,000 है और 10 साल बाद उसकी जनसंख्या 50,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में भिन्नता, उसके परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो ये इंक्रीज भी हो सकती है और 10 साल बाद ये 10,000 से 2,000 भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो जनसंख्या जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप से घटते और बढ़ते हैं। ठीक है, जनसंख्या को बढ़ाने वाले मुख्य जो कारक हैं वो क्या है, जन्म, अप्रवासन और उससे घटाने वाले जो मुख्य कारक हैं। बढ़ाने वाले कौन से हैं, बढ़ाने वाले कारक हैं जन्म और अप्रवासन, और उसे घटाने वाले जो मुख्य कारक होंगे वो होंगे मृत्यु और उत्प्रवासन। ठीक है, तो ये हमने जनसंख्या के बारे में देखा। क्यों देखा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा अभी इससे रिलेटेड, तो इसलिए हमने इसको देखा है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, तो अभी हमने देखा, देखिए पर्यावरण क्या है, जल, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं के बीच प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, तो इनके बीच जो प्राकृतिक एटमॉस्फेयर दुनिया है वो सारी जो है पर्यावरण में जो है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, बिल्कुल सही, ये भी पर्यावरण है। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था को भी पर्यावरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो सारे जो है पर्यावरण है। ठीक है, सारा ही पर्यावरण का एग्जाम्पल है। देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है और सामायिक रूप से पर्यावरण ये कहलाता है, हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। ये पर्यावरण, ये अजैविक और जैविक आपस में जो है अंतरक्रिया करके एक सिस्टम बना देते हैं। तो यहाँ पे जैविक, बायोटिक और एबायोटिक जो आपके संघटक होते हैं उनका जो है अंतरक्रिया होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है। कैसे एक तंत्र बन जाता है, ये पूरी प्रक्रिया जो अजैविक और जैविक का जो है जो आपका एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वो एक सिस्टम के रूप में बन जाता है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसे पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक जैविक दशाएं हैं जो उनके साथ अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्यावरण किससे बनता है। ठीक है, तो पर्यावरण जैविक भी होते हैं, हमने देखा था, अजैविक भी होते हैं और भू आकृतिक संघटक जो होते हैं वो भी होते हैं, तो सारे से मिलके बनता है पर्यावरण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। ठीक है, विभाज्य नहीं है, अविभाज्य समष्टि है पर्यावरण, और जैविक और अजैविक दोनों जो है पारस्परिक रूप से क्रियाशील होते हैं और ऐसे एक तंत्र की संरचना होती है। इसके 3 संघटक होते हैं, एक तो होता है जैविक, ठीक है, भौतिक और अजैविक, भौतिक और अजैविक, जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। फिर है जैविक और पादप, ठीक है, जैसे पादप हो गया, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया। और थर्ड हमारा है ऊर्जा संघटक। तो ऊर्जा संघटक में क्या होता है, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धारणीय विकास और सतत विकास। ठीक है, धारणीय विकास और सतत विकास। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि ये दो जो है, जैसे इसमें जो पर्यावरण है उसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। उसके समुदाय जो है 2 तरीके से होते हैं, बड़े प्रकार के समुदाय और छोटे समुदाय। तो बड़े प्रकार के क्या हो गए, ये बड़े प्रकार का जो समुदाय होता है वो अच्छी तरीके से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, एक स्वतंत्र जो है, अपेक्षाकृत स्वतंत्र तंत्र होता है, वो केवल सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर कर, जैसे पूर्वोत्तर में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक बड़ा जो है इकोसिस्टम बना रहा है। ठीक है, और सूक्ष्म वाले क्या होते हैं, अभी हमने देखा था, सूक्ष्म में क्या होता है, एक प्रमुख समुदाय के भीतर छोटा सा समुदाय, एक बड़ा समुदाय है उसके अंदर छोटा सा समुदाय, पड़ोसी समुदाय समाजों पर निर्भर करता है ये। ठीक है, छोटा समुदाय है तो पड़ोसी पर निर्भर करेगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र इकाई ये नहीं होती छोटा समुदाय। ठीक है, पर्यावरण कारक एक समुदाय और उसके संगठनात्मक स्वरूप में विशेषता को निर्धारित करता है। अब देखिए इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक जो तंत्र है वो जो है जैवमंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अच्छा एक बार हम इसको देख लेंगे। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा था जैविक और अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक घटक। अभी हम अजैविक घटक को एक बार पहले फिर से देखते हैं। देखिए इसमें अकार्बनिक और गैर जीवित दोनों जो है भाग शामिल होते हैं, अकार्बनिक भी और गैर जीवित भी। ठीक है, जैसे मिट्टी और पानी और हवा, ठीक है, ये दोनों ही शामिल होते हैं, अकार्बनिक भी और गैर जैविक भी। जैसे ऊर्जा
ऊर्जा क्या है? अजैविक घटक है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ऐसे ही वर्षा है। वर्षा क्या है? सभी जीवों जो जीव हैं वो रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में होती है। ठीक है, जितनी भी अभिक्रिया होती है जलीय माध्यम में होती है। वर्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है तापमान। तो टेम्परेचर से क्या होता है? जीव के अस्तित्व को प्रभावित करता है टेम्परेचर, क्योंकि ये तापमान की एक निश्चित सीमा को सहन कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है जीव के अस्तित्व को, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्या कोई जीव जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो उसके अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। तो तापमान क्या होता है? उसके अस्तित्व को जो है क्या करता है? डिफाइन करता है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण भी एक घटक है, अजैविक घटक है। उसमें क्या होता है? जीवों के अस्तित्व के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण होता है पर्यावरण में। ठीक है, कार्बनिक, आप बिल्कुल सुनते जाइए, सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, बस आप सुन लीजिए इसको अच्छे से। फिर हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन हो गया, है ना। कार्बनिक यौगिक में क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी जो है अकार्बनिक यौगिकों के अपघटन से बनते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें जो अकार्बनिक यौगिकों के अपघटन से बन जाते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे कौन कौन से होते हैं? अभी हमने कार्बनिक यौगिक देखा, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कार्बन भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। पौधे क्या लेते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन जो है रिलीज कर देते हैं। तो ये जो अकार्बनिक यौगिक है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स के लिए, पौधों के लिए। अक्षांश और ऊंचाई एक क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र के ये भी घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, अक्षांश और ऊंचाई। तो ये किसी जीव की दशा को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जलवायु जैसे ध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय, होता है कि नहीं होता है, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना अक्षांश होगा, जितना उसका एल्टीट्यूड होगा, लैटीट्यूड होगा, उसके हिसाब से जीव जो है डायरेक्टली उससे प्रभावित होता है। ठीक है, अब अब ये सारी चीजें हमने जैसे ऊर्जा देखा, वर्षा देखा, तापमान देखा, पर्यावरण देखा, कार्बनिक यौगिक देखा, अकार्बनिक देखा, अक्षांश और ऊंचाई, ये सब देख लिया हमने। ये सब अजैविक जो है घटक थे। यहाँ पे कहीं जीव की बात, यहाँ पे कहीं लिविंग भी कोई चीज थी नहीं थी ना, लिविंग कुछ भी नहीं था। अब हम देखेंगे जैविक घटक। तो जैविक घटक में जैसे पशु हो गए, पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, जीवित जीव हो गए, ये सारे जो है जैविक घटक में शामिल होते हैं और उन्हें उनके कार्य विशेषताओं के अनुसार जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कार्य विशेषताओं के अनुसार डिवाइड कर दिया गया। जैसे अब जो जितने भी लिविंग हैं, जितने भी जैविक घटक हैं, कैसे कार्य, जैसे मान लीजिए प्राथमिक उत्पादक कौन से हैं? ठीक है, मतलब स्वपोषी। प्राथमिक उत्पादक को, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को हम कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, दूसरा होगा है उपभोक्ता, यानी कि विषमपोषी। ठीक है, या विषमपोषी यानी कि जो स्वपोषी पर डिपेंड करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इतना चीज हम आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें और, जैसे होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, 2 तरीके के तंत्र होते हैं, तो अभी हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है धारणीय विकास या सतत विकास। ठीक है, क्या चीज है? धारणीय विकास और सतत विकास। तो क्या है ये देख लेते हैं, धारणीय विकास और सतत विकास। देखिए नोट्स देखते हैं। देखिए, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताएं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन मतलब होता है कुछ टाइम, अभी ही नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो चल पाए, सस्टेन कर पाए, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अभी प्रेजेंट के जो नीड्स हैं उसको देखते हुए फ्यूचर की भी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए, पेट्रोल इतना ही ना खर्च कर दिया जाए कि पेट्रोल का जो रिसोर्स है वो ही खत्म हो जाए। सारे पेट्रोल के कुएं ही हम लोगों ने गाड़ी चला चला के खत्म कर दिया। ठीक है, वो आगे वाली जनरेशन बैलगाड़ी पे थोड़ी ना चलेगी, तो आगे की जनरेशन के लिए अगर हम पेट्रोल छोड़ेंगे नहीं तो बैलगाड़ी पे चलना उनकी मुसीबत बन जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो जो हमें रिसोर्सेज का उतना ही यूटिलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि वो आगे रिप्लेनिश हो सके और आगे वाली जनरेशन के लिए भी बच सकें। इसको कहते हैं धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। मतलब अपनी पीढ़ी के लिए कितने संवेदनशील हैं आप, क्या आप जो है एफर्ट कर रहे हैं कि उनको भी जो है आप रिसोर्सेज जो है अवेलेबल हो पाएँ, वो भी इस चीज़ को अवेल कर पाएँ। ठीक है, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का
पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ठीक है, अब देखिए 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट जो है दी, और रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हमारा साझा भविष्य। उसमें जो है 1992 में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो बोलते हैं, रियो घोषणा जिसको बोलते हैं एजेंडा 21। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में कब 1992 में 1992 में एक जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अर्थ समिट हुआ था, और उसमें एक घोषणा की गई थी रियो 21 या फिर घोषणा 21। ठीक है, एजेंडा 21 है रियो घोषणा। ठीक है, इसमें जो है पूर्ण समर्थन जो है सभी लोग ने इसको पूर्ण समर्थन दिया था रियो 21 को। इसके बाद देखिए ये सब स्टेप्स हैं कि कब हमने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है आगे बढ़ाने की बात की है। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में, कहाँ पे 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? मुद्दा था सतत विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जोहान्सबर्ग में जो मुद्दा था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब का है? 1987 का है, जिसका जो है आपका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर। और कौन इसको निकालता है? ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे है कि वो विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना, जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समस्या को की वर्तमान समय की आवश्यकता को पूर्ति कर दे। ठीक है, भावी पीढ़ी की भी जरूरतों को बिना प्रभावित करे और प्रेजेंट टाइम की जो है जरूरतें हैं उसको पूरा कर दे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव और भौतिक सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित हो पाएं। ये बहुत ऐसी लैंग्वेज में ऐसे समझिए इसको, मानव समाज का भविष्य तभी सुरक्षित हो पाएगा जब जो है जो हम इस तरीके से आर्थिक गतिविधियां करें जिससे कि जो बैलेंस है वो मेंटेन है। ऐसा ना हो कि हम आर्थिक गतिविधि ऐसी कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो है रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कि आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, हाँ ये हो गया। अब देखिए सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटना भी आवश्यक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्स को बचा के रखना नहीं आवश्यक है, बल्कि जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता डाइवर्सिटी का संरक्षण, प्रदूषण को खत्म करना और उसको कंट्रोल करना, और पॉवर्टी में कमी लाना, ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हमें जो है क्या करना है, प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल आंख बंद करके हम ऐसा विकास कर रहे हैं कि प्रकृति को पूरी तरीके से हम उसको समझे बिना उसको हम नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, ठीक है, ज़रूरी है करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन इन जो पर्यावरण सुरक्षा है, इन्वायरमेंटल जो आपका सिक्योरिटी है, उसको ध्यान में रख के, ठीक है, पर्यावरण को सुरक्षित रख के ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, और जब हम इस तरीके से हम जो आर्थिक व्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा में संतुलन बनाए रखेंगे, तभी जो है टिकाऊ विकास या सतत विकास हो पाएगा। सतत विकास मतलब टिकाऊ विकास। ठीक है, टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो जो है सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। ठीक है, अब जैसे कैसे देखते हैं, देखिए टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली बात तो पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, और दूसरी बात क्या है कि मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, टिकाऊ विकास के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और मानव और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। पहला क्या है, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं क्या है? जैविक अधिवास से संबंधित, ठीक है, जैविक अधिवास से संबंधित। दूसरा क्या है? जैविक अधिवास मतलब क्या होता है? जहाँ पे जीव निवास कर रहे हैं उससे संबंधित सूचना हो, उसको प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सूचनाएं, है ना, हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स क्या है उससे भी संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए।
पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संबंध में, ठीक है, पर्यावरण के जो मूल रूप के कारक है उसके संबंध में, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, ठीक है, क्या है स्थिति, क्या हमने उसको सही रखा है या हमने उसको डिग्रेड कर दिया है, बिल्कुल एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है, तो उसके बारे में सूचनाएं हमें होनी चाहिए। दूसरा क्या है, मानव व उसकी क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। अब कौन सी सूचनाएं होनी चाहिए, जनसंख्या वृद्धि का दर, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, कैसी वृद्धि हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि इतना वृद्धि हो जा रहा है कि एनवायरनमेंट को वो नुकसान पहुंचाने लगेगा, ठीक है, तो ये जो है सूचना होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जनसंख्या का आकार कैसा है, ठीक है, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं इससे, ठीक है, जनसंख्या का आकार कितना है, आकार सही है या आकार बहुत बड़ा हो जा रहा है या आकार छोटा तो नहीं हो जा रहा है कि जानवर ही उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो कैसा आकार है। विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, ठीक है, अगर संसाधन और खाद्य उपलब्धता नहीं है तो भी समस्या है। गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं जो अनिवार्य नहीं है, जिस हम जो है वार्डरोब बना रहे हैं, हम बहुत तरीके के फर्नीचर्स बना रहे हैं जो हमें अनिवार्य बहुत नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं उससे हमारे पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, औसत जीवन स्तर क्या है हर लोगों को, या पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय लोगों को जो है सुनिश्चित की जा रही है, तो ये भी जरूरी है। तो ये जो है हमारे दो तरीके की जो थी, एक तो पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हमें चाहिए और एक जो है मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं चाहिए, किस लिए, सतत विकास के लिए, टिकाऊ विकास के लिए, ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखिए क्या है कि सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, ठीक है, सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो दोनों सूचनाएं हैं वो बहुत सारे तरीके जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। सुदूर संवेदन तंत्र है ना, सांख्यिकी की विधि से कर सकते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र से कर सकते हैं, पर्यावरण सूचना तंत्र, ये इन सारी चीज़ों से हम ये जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जा सकता है और फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु तो आवश्यक है, ठीक है, सतत विकास जो है मानव के कल्याण के लिए आवश्यक है, क्या ये सही है, तो देखिए बिल्कुल सही है, सतत विकास जो है मानव के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, तो एक हमारा सही हो गया। सतत विकास से अभिप्राय है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी कर दे। आप लोग को बिल्कुल आइडिया हो गया होगा, दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे का सही उत्तर है, तो ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसमें 1987 द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो इसका नाम है आर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में आ जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या है, तो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट था, जिसका जो है आपका थीम था आर कॉमन फ्यूचर, इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता रखता हो और फ्यूचर की भी, ठीक है ना, उसकी फ्यूचर की जो है योग्यता को बिना प्रभावित किए जो है अपनी अभी प्रेजेंट टाइम की जो आपकी नीड है उसको पूरा कर दे, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु जैविक और भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और संगृहित की जा सके। मतलब ये है कि आर्थिक और मानव कल्याण के जो है तभी जो है सुचारू रूप से हमारे एनवायरनमेंट के साथ चल सकता है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जब हम जो है टिकाऊ डेवलपमेंट करें, कि अभी जो हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता तो हम पूरी कर ले रहे हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को भी ध्यान में रख के पूरी करें और वही अगली पीढ़ी भी करे, वही उसकी अगली पीढ़ी भी करे, तो इस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अनावश्यक चीज़ें, जैसे हमने अभी इन्फॉर्मेशन में देखा था कि मानव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब हम अनावश्यक चीज़ों का जो उपयोग करने लगते हैं तब हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए चीज़ें हम नहीं छोड़ पाते, ठीक है ना। हम बहुत सारी चीज़ें, हम जैसे बहुत सारी एक जो है लोग हैं बहुत सारी गाड़ियाँ रख रहे हैं, अब क्या है, सिंगल आदमी को अगर जाना है तो हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये कहने वाली बात है, करना नहीं होता लोगों को। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमारी जो आपके फ्यूल्स हैं उनका कंजर्वेशन हो पाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूप में हम अगर यूज़ करने लगेंगे तो चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी, जैसे लेड, मर्करी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है,
वो जो हमारी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम नदियों में डालते प्रभावित किए जा रहे हैं। अपना हमने इंडस्ट्री खोल लिया, हमने अपना कपड़ा तो बना रहे हैं, अपना हम कागज़ भी बना रहे हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है हम बना रहे हैं, लेकिन जो अपशिष्ट है वो नदियों में बहा दे रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हमारी अगली जनरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ नहीं रहे हैं, हमने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करके छोड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है धारणीय विकास। धारणीय जो विकास है किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो देखिए भौतिक संसाधन नहीं है और औद्योगिक भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है। ये आपका है भौतिक प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो धारणीय विकास का अगर अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को हम देखते हैं तो हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखते हैं। देखिए धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है। ठीक है, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग और संरक्षण और उचित प्रबंधन करना। आप लोग को ये चीज़ आइडिया बहुत क्लियरली हो चुका होगा। अब देखिए सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो सभी कुछ आवश्यक है। कौन कौन सी? जैविक, है ना, और जैविक विविधता और संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटाना सभी चीज़ें आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना, इसी को हम क्या कहते हैं? टिकाऊ विकास या सतत विकास कहते हैं। देखिए अभी के जो राजनीतिक हमारा जो इन्वायरमेंट है, राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास जो एक अनिवार्य शर्त है वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होते हैं। तो दो तरीके की सूचनाएं होती है, पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में सूचना और ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में सूचना। ठीक है, तो आज हम इसी में जो है अभी एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।